गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं लर्निंग एसएस विद राजेश यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर वेल एट होम एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर सेट एग्ज़ाम सक्सेसफुली। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने सेट एग्ज़ाम की तैयारी, एचएसएससी सेट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे ताकि आप इस एग्ज़ाम में सफलता हासिल कर सकें तथा अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। हमने आधुनिक भारत से टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं। इतिहास में हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने कुछ अन्य तथ्यों के बारे में पढ़ा। हमने कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ा कि यूरोपीय कंपनियां किस प्रकार भारत आई। उसके बाद हमने उनका पढ़ा कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अब अंग्रेज बंगाल के अलावा दक्षिण भारत पर नजर रखने लगे, अर्थात दक्षिण भारत पर कब्जा पाने के लिए ललायत हो गए। इसलिए इतिहास में एक टॉपिक बनता है आंग्ल मैसूर संबंध, यानी अंग्रेजों के मैसूर के शासकों के साथ कैसे संबंध थे। चलिए शुरू करते हैं। मैसूर की स्थापना 1612 में वॉडियार ने की थी। ये प्रश्न 2009 में मैंने स्क्रीनिंग एग्जाम जो हुआ था टीजीटी एसएसटी में देखा था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैसूर की स्थापना, हम ये सोचते हैं कि मैसूर की स्थापना शायद टीपू सुल्तान हैदर अली ने की, लेकिन वॉडियार ने मैसूर की स्थापना की 1612 में। उसके बाद मैसूर का जो अंतिम शासक था, यानी वोडियार वंश से अंतिम जो शासक है वो चिक्का कृष्णराज द्वितीय था। लेकिन उनके शासन में वास्तविक सत्ता देवराज और नंजराज नाम के दो अधिकारियों के पास होती थी। ये आपको याद हो गया होगा। उसके बाद नंजराज नाम के जो अधिकारी थे कृष्णराज द्वितीय के, जहां पर उसने हैदर अली को अपने सैनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। यानी सबसे पहले हैदर अली को सैनिक सेवा प्रदान की गई। धीरे धीरे फिर वो आगे बढ़ता गया। मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम है, ये आपको पता ही है, एनसीईआरटी में आपने पढ़ा। 1760 में मराठों ने हैदर अली को पराजित कर दिया, अर्थात मैसूर मराठों के लिए और हैदराबाद के निजाम के लिए और उधर अंग्रेजों के लिए मैसूर एक शक्तिशाली साम्राज्य था। यानी मराठे भी मैसूर पर शासन करना चाहते थे। उससे आपने पढ़ा था कि जब मराठों के बारे में हमने पढ़ा कि वो वहाँ से चौथ वसूल करना चाहते थे, उस एरिया को कब्जाना चाहते थे। उधर अंग्रेज भी उसको हथियाना चाहते थे और हैदराबाद का निज़ाम भी चाहता था। अब हम देखेंगे कि मराठों की पानीपत की तीसरी लड़ाई में 1761 में हार हो गई। अहमद शाह अब्दाली ने उन्हें हरा दिया। उसके बाद मराठों का मैसूर पर शासन करने का सपना टूट गया। इस प्रकार हैदर अली की पावर और बढ़ गई। अब बात आती है अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने मैसूर पर शासन करने के लिए हैदर अली के साथ युद्ध शुरू कर दिया। पहली आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। कब हुआ? पहला, ये मैंने फर्स्ट लिख रखा है, पहला 1767 से 69 के बीच में। पहला क्वेश्चन तो आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष और कब से कब तक हुआ? 1767 से 69 तक। फिर आपसे पूछा जाएगा कि किस संधि के तहत समाप्त हुआ? आप बताएंगे मद्रास की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ। संधि के तहत मतलब दोनों, यानी जो हैदर अली ने अंग्रेजों का एरिया स्नैच कर रखा था, अनेक्स कर रखा था, वो वापस लौटा दिया, अंग्रेजों ने उसका एरिया लौटा दिया। इस प्रकार मद्रास की संधि से समाप्त हो गया। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने योग्य, क्योंकि यहां से प्रश्न कई बार देखा मैंने कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ, जिसके बीच में 1782 में
हैदर अली की मृत्यु हो गई। तो टीपू सुल्तान ने दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की बागडोर संभाली है और उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी को बंदी भी बना लिया। लेकिन अंत में मंगलोर की संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। वही हुआ, दोनों ने अपने यानी कब्जाए हुए एरिया वापस लौटा दिए। अब बात आती है कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुआ। अब अंग्रेज अधिकारी मिडोज उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे और टीपू सुल्तान इस युद्ध में पराजित हुआ। और कौन सी संधि टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से करनी पड़ी, मिडोज से करनी पड़ी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से तीसरे मैसूर युद्ध में कौन सी संधि की, आप बताएंगे श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो उनकी राजधानी थी। अब इस संधि के तहत टीपू सुल्तान को अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए हर्जाना देना पड़ा, 3 करोड़। और यह भी कहना पड़ा कि जब तक 3 करोड़ नहीं देंगे टीपू सुल्तान के 2 लड़के अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे, ये भी बताया गया। चलिए, आपको ये पॉइंट लर्न हो गया होगा। अब अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हम डीप से डीप चलेंगे क्या, ताकि कोई प्रश्न छूट ना जाए। इस पहले वाले 2 युद्धों के दौरान वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। ये और भी पूछा जा सकता है कि आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम और द्वितीय के दौरान कौन गवर्नर जनरल थे। आपको पता है भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। उसके बाद तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में कॉर्नवालिस, कौन? कॉर्नवालिस जो है वो गवर्नर जनरल थे। उसके बाद अगला पॉइंट हम जानेंगे, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। यहां पर तीसरा लिखा गया है शायद, इसलिए आप इसे चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा 1799। टीपू की मृत्यु। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मारे गए और अंग्रेजों की विजय हुई। तो अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हैरिस और स्टुअर्ट कर रहे थे। वेल्जली हैरिस और स्टुअर्ट कर रहे थे। तो गवर्नर जनरल आपको पता है कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में वेलेजली जो है वो गवर्नर जनरल थे। उसके बाद वेलेजली को युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में, इस उपलब्धि के लिए मार्किव्स की उपाधि दी गई, मार्किव्स की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा। और परिणाम क्या हुए? परिणाम HSSC ग्रुप डी का रिपीटेड क्वेश्चन है कि वाडियार वंश के जो शासक कृष्णराज को दोबारा गद्दी पर बैठा दिया गया और कोयम्बटूर, श्रीरंगपट्टनम जो कि राजधानी थी, उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। ये आप परिणाम भी अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद टीपू सुल्तान के बारे में 2-4 लाइनें तो आपको पहले से ही पता होंगी। टीपू सुल्तान को NCERT बुक्स के अनुसार शेरे मैसूर कहा जाता है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि मैसूर के किस शासक को शेरे मैसूर कहा जाता है? टीपू सुल्तान। उन्होंने 1787 में बादशाह की उपाधि हासिल की और वो जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। आपने फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ा था कि फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस को रिपब्लिक बनाने में, गणतंत्र बनाने में जैकोबिन क्लब का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिनके मुख्य नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे। तो वो जैकोबिन यानी वो फ्रांसीसी क्रांति से बड़ा प्रभावित था कि किस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व में बंधुता, बराबरी लाई है, तो ऐसा ही विश्व में होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा, यानी वो आजाद दिखाना चाहता था अपने आप को, फ्री, इसलिए स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। और उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थी, वो अरबी भाषा का प्रयोग किया और वो सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र उनके सिक्कों पर अंकित होते थे।
ये आपने पढ़ा। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप आपके अपने यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस इवनिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।